ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, जिसका एक सिद्धांत उन्होंने वैगनर थ्योरी थी, जो वैगनर ने अपनी सिद्धांत के तहत बताया था कि किस प्रकार से जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ, वो अलग अलग टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गई। राइट, उसके पीछे उन्होंने जो फोर्स बताए थे उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तृत विवरण दिया था। तो उसकी आलोचना एवं उसकी पूरी पुष्टि करने के लिए एक सिद्धांत और आता है, जिसमें आपने पूरा नाम सुना होगा उसका, संवहनी सिद्धांत। तो जो संवहनी सिद्धांत है उसके विषय में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, और इसके बाद संवहनी सिद्धांत के पश्चात हम इसी में समझते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो एक्चुअली में क्या है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके जो प्रतिपादक आपने देखा हो कि जो मॉर्गन रहे हैं, इसी में पार्कर हैं, मैकेंजी हैं। तो ये कुछ महान विद्वान रहे हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मतलब प्रतिपादित किया था, एक सिद्धांत दिया था। लेकिन ये सिद्धांत जो डिपेंड है वो संवहनी धारा का जो सिद्धांत है उस पर डिपेंड है। जो संवहनी धारा है एक्चुअली में ये ऑर्थर ने सिद्धांत दिया था, और ऑर्थर ने इस सिद्धांत के तहत बताया था कि किस प्रकार से एक जो नीचे का एक हिस्सा है यानी कि जो धरातलीय है वो किस प्रकार से मतलब कि एक दूसरे प्लेटों से किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, तो इसके बारे में उन्होंने विस्तृत विवरण किया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में इन्होंने जो बल बताए थे वो एक्चुअली उनकी आलोचना जो हुई थी, क्योंकि इन्होंने ये जानकारी नहीं बता पाई थी कि ये जो मतलब प्लेटें हैं वो दूर क्यों जा रही हैं, यानी कि जो महाद्वीप है वो एक्चुअली में दूर क्यों जा रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरी पुष्टि नहीं कर पाई। तो उन्होंने ये कहा था कि फोर्स लगे और फोर्स की वजह से ये इनके टुकड़े हो गए, अलग अलग पेंजिया के टुकड़े हो गए, और ये पैंथालजा आसपास था ये इसमें तैरने लगे। राइट, तो ये उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन ये नहीं बता पाई कि वर्तमान में आज भी देखा हूं कि उत्तरी की ओर जो प्लेट है मतलब ये महाद्वीप हैं वो एक्चुअली में खिसक रही हैं। तो क्यों खिसक रही है इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दे पाई थी। इसकी जो जानकारी है वो प्रॉपर देखा जाए तो इस सिद्धांत के तहत आपको देखने को मिलती है। जो संवहनी सिद्धांत है इस सिद्धांत के तहत मिलती है, जो आर्थर ने दी थी। जो आर्थर होम्स थे इन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि की, और उन्होंने बताया कि जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आप देखोगे कि ये तो आप जानते हो कि कुछ हिस्से इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं आप इस प्रकार से बना ले, तो ये हमारी क्या होती है, भूपर्पटी होती है। तो इस भूपर्पटी के अंतर्गत आप देखेंगे ये पूरी हमारी क्या है, भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी के नीचे आप एक हिस्सा देखेंगे तो ये लगभग होता है 0 से 30 किलोमीटर, और ये अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। अगर देखा जाए तो ये समुद्र में इसकी समुद्र में ये लगभग में 5 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगा। राइट, जबकि जबकि आप देखोगे कि जो इस स्थलीय क्षेत्र हैं, स्थलीय क्षेत्र में ये लगभग में 35 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, या 15 किलोमीटर, 5 से 15 या 35 तक देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार औसतन ये 0 से 30 किलोमीटर होती है। ये हमारी क्या है, भूपर्पटी है। और भूपर्पटी तो आप जैसा कि जानते हो जो भूपर्पटी है उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्याल बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी स्याल होती है, और स्याल में क्योंकि इसमें सिलिकॉन राइट और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, तो सियाल में सिलिकॉन एल्यूमिनियम की मात्रा एक समान रूप से पाई जाती है। तो इस वजह से ऊपर का जो क्षेत्र होता है 0 से 30 किलोमीटर का, उसे बोलते हैं भूपर्पटी को हम सियाल। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर का जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे हम एक बार यहाँ बना लेते हैं, जैसे ये हमारी एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये ऊपर का हिस्सा है, ये क्या है, एक ऊपर का हिस्सा है, और ये क्या है, पूरी भूपर्पटी है। ये भूपर्पटी है 0 से 30 किलोमीटर तक है। कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर तक है। तो इसे हमने क्या नाम दिया, स्याल, क्योंकि ये किससे बनी है, ये बनी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन बनी होने की वजह से यहाँ पे इनकी मात्रा एक समान सतह पर पाई जाती है। तो ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी है, तो इसलिए इसका नाम स्याल पड़ता है। ये भूपर्पटी का ही दूसरा नाम है, भूपर्पटी का ये दूसरा नाम होता है जिसे स्याल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये 0 से 30 है, तो इसके क्षेत्र में और भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जैसे कि आप देखते हैं
तो ये एक क्षेत्र और होता है, यहां भी आप देखेंगे, राइट। तो पहले हम देखते हैं, देखो ये क्षेत्र, इसके बाद ये जो एक क्षेत्र होता है, ये वाला अगर आप क्षेत्र देखेंगे, ये वाला और एक ये वाला क्षेत्र है, ये तो एक क्रूड क्षेत्र है, राइट। ये कैसा क्षेत्र है? पृथ्वी का ये क्रूड क्षेत्र है। एक हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताएंगे तो उसके अंतर्गत ही हम पढ़ाएंगे। इसके ऊपर का क्षेत्र देखेंगे तो ये आंतरिक मेंटल होता है। ये क्या होता है? आंतरिक मेंटल। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र होता है बाहरी मेंटल। ये कैसा क्षेत्र होता है? पूरा होता है बाहरी मेंटल। तो ये होता है पूरा बाहरी मेंटल। तो आप जैसा कि जानते हो कि ये पूरा बाहरी मेंटल है, तो बाहरी मेंटल के अंतर्गत ही आप देखेंगे यहां पर एक और संरचना देखने को मिलती है। यहां पर एक और संरचना देखने को मिलती है, और इस संरचना में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ये वाला जो पतला हिस्सा होता है, ये ऊपर की जो क्षेत्र है, ये वाला आप देखेंगे, आप यहां समझो, एक बार और समझ लेते हैं यहां पे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, राइट, या आप यहां समझ सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से समझते हैं। ये देखो, आप देखेंगे कि यहां मान लो समुद्र है, और ये क्या है? पूरा स्थल है। तो ये क्या है? ये पूरी हमारी क्या है? ये है हमारी एक भूपटपटी। और इसके नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये वाला, तो ये क्षेत्र जो देखने को मिलेगा, ये क्या है? ये एक्चुअली में जो क्षेत्र पाया जाता है, ये जो मेंटल होता है, मेंटल, तो मेंटल का जो बाहरी क्षेत्र होता है वो एक्चुअली में इसी के अंतर्गत आता है। मेंटल का जो बाहरी क्षेत्र है, यहां से लेते हैं, यहां से, क्योंकि ये तो पूरा समुद्र और ऊपर की जो सतह होती है उसे बोलते हैं भूपटपटी। ये 0 से 30 किलोमीटर होती है। इसके अंदर अगर आप क्षेत्र देखेंगे, अंदर वाला, तो ये यहां से यहां तक अगर हम लेते हैं, यहां तक, तो ये एक पूरा क्षेत्र होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे कई पार्टों में ये विभाजित होता है, जैसे कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, एक ये वाला, तो ये जो क्षेत्र है, और एक ये भी क्षेत्र है, देखना आप, एक ये क्षेत्र है। तो आप जैसा कि जानते हो कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये ये वाला पूरा यहां से यहां तक, तो ये होता है बाहरी मेंटल। ये होता है बाहरी मेंटल। और ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है आंतरिक मेंटल। और ये वाला क्षेत्र जो होता है क्रोड होता है। तो आप देखते हैं कि जैसे कि ये वाला, मतलब पूरी पर एक भूपटपटी के नीचे का जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के में देखा जाए तो हमारी जो प्लेटें होती हैं वो विशेष रूप से यहाँ पाई जाती हैं। कैसी होती हैं प्लेटें? यहाँ पाई जाती हैं। और ये क्षेत्र जो होता है दृढ़ दृढ़ होता है, यानी कि मतलब कि कठोर होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। और ये चट्टानें देखी जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है पूरा दृढ़ है, निश्चित तौर पर पूरा ही दृढ़ है। ऊपर का भी क्षेत्र देखोगे तो ये भी पूरा एक क्या है? दृढ़ है। तो ये वाला जो क्षेत्र देखोगे भूपटपटी का क्षेत्र, और ये क्षेत्र देखोगे तो ये दृढ़ है। तो इस प्रकार से इन दो क्षेत्रों को, ये जो दो क्षेत्र हैं, एक भूपटपटी का, एक मेंटल जो है हमारा, और बाहरी मेंटल उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर एक्चुअली में बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों भाग जो होते हैं वो ठोस होते हैं। दोनों भाग जो ऊपर के, ये वाला एक ऊपर का क्षेत्र होता है और एक नीचे का जो क्षेत्र होता है, ये एक्चुअली में दोनों भाग कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। जिसके कारण यहाँ पर देखे जाए जो चट्टानें होती हैं, काफी बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी, और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। और ये चट्टानों में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में यांत्रिक क्रियाएं भी देखने को मिल जाती हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि समझते हो कि जो लिथोस्फीयर है एक्चुअली इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं। और जबकि नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये एक्चुअली में देखा जाए तो इतना दृढ़ नहीं होता है। ये आपका देखा जाए तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था एक प्रकार के देख सकते हो, प्लास्टिक अवस्था आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये यहाँ पर तापमान की मात्रा उच्च रहेगी, दाब की मात्रा उच्च रहेगी। तो तापमान और दाब का प्रेशर, अधिक टेम्परेचर, अधिक प्रेशर होने की वजह से
तो तापमान क्या करेगा, उस चीज को पिघलाएगा, यानी कि कोई चीज वहां पदार्थ अगर मटेरियल उपस्थित है और वो मटेरियल क्या है कि तापमान अधिक होने की वजह से वो पिघल रहा है, तो जैसे जिस सेंटीग्रेड पे वो पिघल रहा है तो उसका तापमान जैसे ही बढ़ता है तो जो दाब होता है वो एक्चुअली में क्या करता है, ताप को पहले समझ लो, तो ताप होता है वो ठोस को द्रव की ओर परिवर्तन करता है, ठोस से द्रव की ओर बदलता है, यानी कि एक्शन करता है, परिवर्तित करता है, तो ठोस से द्रव की ओर, राइट। जबकि दाब होता है वो द्रव से ठोस की ओर, आप दाब देखेंगे तो दाब जो होता है वो द्रव से ठोस की ओर होता है, द्रव से ठोस की ओर होता है, जबकि तापमान है वो ठोस से द्रव की ओर होता है। तो इस वजह से तापमान और दाब की वजह से यहाँ की जो व्यवस्था रहती है वो एक्चुअली में प्लास्टिक अवस्था में रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखे जाएं तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल का मतलब यही है कि यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो बाहरी मेंटल होता है, क्योंकि जो मेंटल है वो दो पार्टों में विभाजित होता है। एक एक सबसे पहले आप देखोगे तो ऊपर का हिस्सा है भूपर्पटी का, राइट, भूपर्पटी के नीचे का मेंटल, मेंटल के नीचे का क्रूड, तीन हिस्सों में पृथ्वी विभाजित होती है। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है भूपर्पटी, तो भूपर्पटी के ऊपर का एक मेंटल और हिस्सा पड़ता है। तो मेंटल जो हिस्सा है ये दोनों हिस्से जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, राइट। तो इस वजह से कठोरता देखने को मिलती है। तो आप क्या देखेंगे, कठोरता होने की वजह से यहाँ पर चट्टानें बड़ी बड़ी पाई जाती है, जबकि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो होता है वो एक्चुअली में द्रव में होता है थोड़ा, यानी प्लास्टिक, द्रव में नहीं होता पूर्ण रूप से, ये प्लास्टिक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक क्षेत्र देखने को मिलता है और ये इतना कठोर नहीं होता है। यहीं पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यांत्रिक यानी कि संवहन क्रिया देखने को मिलती है। जो संवहन जो धाराएं हैं वो एक्चुअली में इसी में दुर्बलता मंडल में देखने को मिलती है, जबकि प्लेटें जो होती हैं वो इस क्षेत्र पर डिपेंड होती है, इस क्षेत्र पर होती हैं। आप यहां देखो, एक बार और समझाते हैं, ये एक मिनट थोड़ा हम इसको और समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसको हम दो आधार में पढ़ते हैं। एक तो इसको पढ़ते हैं भौतिकी के आधार पर, एक पढ़ते हैं यांत्रिकी के आधार पर। भौतिकी के आधार पर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, राइट, बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानें जो होती हैं वो एक बड़ी बड़ी क्षेत्रफल में होती हैं। तो वो क्षेत्रफल जो चट्टानें होती हैं वो एक्चुअली पे किस पर डिपेंड होती हैं, जो प्लास्टिक क्षेत्र है, जो ये प्लास्टिक क्षेत्र है इसी पर ही निर्भर होती हैं। और जब इसी पे निर्भर होती हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, उच्च दाब उच्च ताप, क्योंकि जब प्रेशर ऊपर से रहेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इस पर जब निर्भर होंगी, ऊपर डिपेंड होंगी इस पर, तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो इतनी दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा दाब मिलेगा। तो अधिक टेम्परेचर अधिक प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो दुर्बल हो जाएगा। और यहाँ जब जैसे ही दुर्बल हो जाएगा तो ये थोड़ा गुत्थीनुमा हो जाएगा। गुत्थीनुमा का मतलब जैसे कि आटा को नहीं गूंथते हैं तो उस हिसाब का हो जाएगा, ना ज्यादा ठोस और ना ज्यादा ही द्रव, यानी कि प्लास्टिक अवस्था या प्लाज्मा की अवस्था को हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लेटें होती हैं यहाँ पर डिपेंड होती हैं, जो बाहरी मेंटल होता है, एक्चुअली में बाहरी मेंटल होता है। तो बाहरी मेंटल का दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है दुर्बलता मंडल में, एक होता है इसके ऊपर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हिस्से होते हैं तो यहाँ पर ही क्या पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। और प्लेटें एक्चुअली में क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो वो चट्टाने पे यहाँ पे महासागरीय प्लेटें भी देखने को मिलेंगी और महाद्वीपीय भी प्लेटें देखने को मिल जाती हैं। देखो कैसे, जैसे कि ये हिस्सा है तो ये हमारा क्या है, महाद्वीपीय है, और ये क्या है, महासागरीय है। तो प्लेटें जो होती हैं ये महासागरीय और महाद्वीपीय, तो ये एक्चुअली में जल है, ये एक्चुअली में जल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है एक्चुअली ये तो महाद्वीपीय है, राइट, ये महाद्वीपीय हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से लगते ये पूरा क्या है, तटीय मग्न तट करके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, मग्न ढाल होता है ये वाला, ये एक्चुअली में किसका क्षेत्र है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ देखो, इसका अगर इधर का क्षेत्र देखोगे तो ये यहाँ तक ही फैला होता है, राइट, ये यहाँ तक फैला होता है। इसके नीचे का जो क्षेत्र होगा, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे का क्षेत्र होता है, वो एक सतह होती है जहाँ पे समुद्र मतलब जो नीचे महासागर होते हैं जिसपे स्थित होते हैं वो एक्चुअली उसकी सतह होती है, तो वो भी एक प्लेट होती है नीचे की। लेकिन उससे लगी हुई प्लेट देखेंगे आप, ये महाद्वीपीय प्लेट होती है। तो महाद्वीपीय पर भी देखे जाए तो महासागर स्थित होते हैं, ऐसा नहीं है कि महासागर केवल महाद्वीपीय प्लेट पर, महासागरीय प्लेट पर स्थित होते हैं, ऐसा नहीं है। जो महाद्वीपीय पर भी उनका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। दो हम अभी आगे अधोस्तल जो क्षेत्र पढ़ेंगे इस तब आपको कंफर्म हो जाएगा।
तो समझते हैं कि यही कारण है कि जैसे कि ये चीजें हैं, राइट, तो इनकी ये जो है पूरा क्षेत्र है, तो ये क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र होता है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि पूरा जो क्षेत्र होता है कि महाद्वीप महासागर पे स्थित होता है, जबकि महाद्वीप पे भी प्लेट पर भी महासागर देखने को मिलते हैं। तो यही वजह है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको एक बार मिटा देते हैं। जैसे जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है और ये पूरा क्या है, ऊपर का एक भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी के नीचे आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, और एक क्षेत्र ये देखने को मिलेगा, और ये क्रूड है। तो ये हमारी भूपर्पटी है, ये क्या है, पूरी भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर आपको प्लेटें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी प्लेटें देखने को मिलेंगी। और एक्चुअली प्लेटें क्या है, ये देखा जाए तो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानें होती हैं। जैसे महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय जिस सतह पर स्थित होते हैं तो वो प्लेट होती है, क्योंकि इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये तो पूरा महाद्वीप का है और ये महासागर का है, तो ये वाला एक पूरा क्या है, चट्टान नुमा होगी कि नहीं। तो यहाँ भी ये कहाँ, यहाँ स्थित मिलेंगे, ठीक। ये तो मैंने आपको समझा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली रूप में ये इस प्रकार से होते हैं, ऐसे 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 देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें कहाँ स्थित होती हैं, ये एक्चुअली में लिथोस्फीयर में स्थित होती हैं। ये पूरा क्षेत्र क्या है, लिथोस्फीयर है। ये क्या है, पूरा लिथोस्फीयर है। जबकि ये वाला अगर आप क्षेत्र देखेंगे, ये वाला, तो ये जो क्षेत्र है ये एक्चुअली में होता है एस्थेनोस्फीयर। जो एस्थेनोस्फीयर है, ये वाला जो क्षेत्र बोला जाता है, इसको हम दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि ये जो प्लेटें होती हैं ये लिथोस्फीयर क्षेत्र में पाई जाती हैं, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिलता है, मतलब जैसे प्लास्टिक अवस्था में ही भी बोलते हैं। तो यहाँ की जो ये जो क्षेत्र होता है, ये 0 से 30, ये कहीं समुद्र में और महासागर और सतह पर ये अलग अलग देखने को मिल जाता है। जबकि नीचे का जो हिस्सा होता है, ये एक्चुअली में देखा जाए कितना होता है, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें, देखो यहां से अगर हम यहां तक क्षेत्र देखते हैं तो ये पाया जाता है 30 किलोमीटर से 2900। ओके, और ये 29 से यहां से 29 से यहां तक अगर देखा जाए तो ये 29 से 6400 पाया जाता है। तो ये जो पूरा यहां से यहां तक क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र भी और कई भागों में विभाजित होता है, जैसे कि बाहरी मेंटल, ओके, और आंतरिक मेंटल। बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, तो बाहरी मेंटल के भी दो भाग आप देखोगे। जैसे बाहरी मेंटल के अगर दो भाग देखें तो एक होता है 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, और एक होता है 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर कौन सा क्षेत्र होता है, ये वाला 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर का कौन सा हिस्सा होता है, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये, ठीक। और 700 से 2900 किलोमीटर का हिस्सा कौन होता है, ये। तो आप कैसा समझते हो कि 100 किलोमीटर तक जो हिस्सा होता है, यहीं पर प्लेटें एक्चुअली में स्थित होती हैं, और ये 100 से 700 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये एक्चुअली में दुर्बल क्षेत्र होता है। यही तो होता है दुर्बल प्लास्टिक क्षेत्र में। जबकि 30 से 100 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो दुर्बल नहीं होता है, ये होता है दृढ़, दृढ़ कठोर होता है, कठोर मान सकते हैं इसको। तो दृढ़ कठोर होता है, ठोस मतलब इसे हम ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये तो ठोस होता है, ये तो इसे पूरा दोनों को हिस्से को मिला के हम बोल देते हैं लिथोस्फीयर, और ये बोलते हैं इसको एस्थेनोस्फीयर। तो आप प्रॉपर समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं अलग अलग पार्ट में पृथ्वी को। अब हम बात ये करते हैं कि यहाँ पर संवहन क्रिया होती है, क्योंकि संवहन क्रिया का मतलब देखो 3 प्रकार से होती है। आप जैसे कि जानते हो कि ये कोई चीज है, ठीक, संवहन क्रिया भी कई प्रकार से होती है। एक विकिरण के माध्यम से होती है, मतलब संचरण के माध्यम से होती है। तो ऊर्जा का जो संचरण होता है, अगर हम ऊर्जा का विस्थापन बात करें, ऊर्जा का संचरण जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो इन्हीं प्लेटों में, यहाँ पे जो प्लेटों का नीचे वाला हिस्सा है इसी में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटें हैं जो इस स्थल पे क्या है, ये तैर रही हैं,
ये स्थल पर क्या है, ये तैर रही हैं। कैसे तैर रही हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि ये डूब जाएंगी इसमें, नहीं, क्योंकि इतना गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर है, प्रेशर भी है क्योंकि ये चट्टानें इसके ऊपर रखी है ना, तो यहाँ प्रेशर भी है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक्चुअली में काफी क्या हो जाता है, प्रेशराइज होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखोगे तो सब बहुत दाब मिलेगा, बहुत ज्यादा दाब मिलेगा, बहुत पास्कल में दाब मिलेगा। तो आप समझ सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पे तापमान भी अधिक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लेटें तैरती हैं, तो इनकी जब तैरेंगी, कोई चीज तैरती है तो 100% है उनके बीच क्या होगा, संवहन हो जाएगा। क्या होगा, उसके बीच संवहन होगा। तो संवहन अगर होता है, अगर वो संवहन के तहत प्रवाहित होती हैं, संवहन होगा तो प्रवाहित होंगी अवश्य, और जैसे ही प्रवाहित होंगी तो वो उनमें क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो उसी को बोलते हैं संवहन धारा। एक्चुअली में कुछ नहीं, यही है संवहन धारा। और ये संवहन धारा क्या है, ये क्या है, एक ऊर्जा का स्थानांतरण यानी ऊर्जा का संचरण है। और वो संचरण आप जैसे कि जानते हो कि कई प्रकार से होता है, जैसे कि ठोस ठोस में भी तो होता है संचरण, क्योंकि अगर आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी कण गर्म होंगे, यहाँ भी गर्म होंगे, इस प्रकार से गर्म होता चला जाएगा। और कुछ एक विकिरण के माध्यम से सीधा पदार्थ आएगा, यहाँ से यहाँ गर्म कर देगा, राइट। और एक चीज ऐसा होता है कि पहले इसे गर्म करेंगे, राइट, फिर इसे गर्म करेंगे, फिर इसे गर्म करेंगे, फिर इसे गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे, फिर इसका गर्म करेंगे, ठीक है। तो और एक गर्म ऐसे होता है कि ये हिस्सा गर्म किया, ठीक, पूरा गर्म हो गया, तो अलग अलग कण से भी गर्म हो जाता है, और एक कण से तो पूरा गर्म होगा, और एक सीधा विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि संवहन जो धारा होती है वो कई तरीके से ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होती है, तो इसी हम बोलते हैं संवहन धारा। यह एक्चुअली में यही देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से इनमें क्या है, ऊर्जा। लेकिन संवहन धारा क्यों पाई जाती है, पहले समझते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि यहाँ जो क्षेत्र पाया जाता है, दुर्बल पाया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो धातुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप धातुएं मिल जाएंगी, कुछ पदार्थ बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है। ये कुछ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां से निरंतर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं, ठीक, इनको हम आगे क्लियर करेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। इनसे एक्चुअली में देखा जाए तो निरंतर ऊर्जा क्या है, उत्सर्जित होती रहती है, निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जहां से निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती रहे, राइट। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये कुछ पदार्थ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी जो जानकारी हो, जैसे कि रेडियो सक्रियता आपने नाम सुना हो, मैडम क्यूरी वगैरह जो सिद्धांत उसमें आपने आता है, मैडम क्यूरी ने दिया था, तो उसके तहत ये जानकारी मिलती है इनकी। तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो ये जो पदार्थ होते हैं यहाँ देखने को मिलते हैं, और इनमें क्या है, निरंतर रेडियो एक्टिविता देखने को मिलती है, निरंतर रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर ज्यादा तापमान दाब ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेटें होती हैं इसके ऊपर तैरती हैं और संवहन करती हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका संवहन करने का मुख्य कारण क्या है। अब बात हम इसको महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था इससे उससे हम मिलान करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो प्लेटें थी, वर्तमान में देखा जाए जो महाद्वीप हैं वो दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने तो बता दिया कि ये फोर्स से क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, फोर्स की वजह से टूट रहे हैं। जैसे ज्वारी बल बताया था उन्होंने, उत्प्लावक भी बल बताया था, और यूलिसेस बल हुआ, राइट। तो ये बल बताए तो घूर्णन और परिक्रमण की वजह से जो बल लगते थे उनको बताया था। तो अब हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली में वो तो बल को मतलब तोड़ दिया, अब एक्चुअली में ये दूर जा रही हैं। तो एक प्लेट जैसे मान लो ये प्लेट है, ये इस प्लेट से मतलब ये पूरा यूरोपियन प्लेट है, यूरोप की है, और ये हमारी उत्तरी अमेरिका है। ये एक्चुअली में क्या है, ये दूर जा रही है, ये क्या है, दूर जा रही है एक दूसरे। तो दूर जा क्यों रही है, इसका रीजन ये है कि इसकी जिस क्षेत्र पे ये स्थित है, जिस क्षेत्र पे ये स्थित है, वो क्षेत्र एक्चुअली में क्या है, वो है रेडियो एक्टिव क्षेत्र है, राइट। और वहां पर संवहन धारा देखने को मिलती है। तो एक्चुअली में इनकी वजह से ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और वो फोर्स कौन लग रहा है, मैंने आपको बताया था ज्वारी बल किधर लगता है, उत्तरी की ओर ज्यादा लगता है। तो इसकी वजह से जो दुर्बलता मंडल है जो वहां पर है, जो संवहन धारा है, तो वो एक दूसरे से दूर हो रही है। और वो क्यों हो रही, उत्तर की ओर। तो एक्चुअली में ये मुख्य कारण उन्होंने जानकारी नहीं बता पाई थी कि ये प्लेटें क्यों दूर हो रही हैं। चटक फोर्स से तो तोड़ दी है, वो प्लेटें जो है फोर्स से टूट गई हैं, लेकिन वो दूर क्यों हो रही हैं। दूर होने का मतलब है वो संवहन
उसमें संवहन क्रिया हो रही है, उसमें यांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। नॉर्मल है। तो बात यही है कि इतना स्पेशली जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको समझ में आ गई होगी, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम बात ये करते हैं कि एक्चुअली में आप देखेंगे कि आपने एक क्षेत्र और पढ़ा होगा, मतलब एक सिद्धांत और पढ़ा होगा, दूसरा सिद्धांत, जैसे कि सागरीय अधोस्थल फैलाव। जो सागरीय अधोस्थल फैलाव है, इस सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जो सागरीय अधोस्थल जो फैलाव है वो एक्चुअली क्या है, जैसे कि ये मान लो प्लेटें हैं, ठीक, ये क्या है, ये प्लेटें हैं, और ये जो प्लेटें हैं ये यूरोप की है। तो इनका जो क्षेत्र होता है वो लगभग यहाँ तक होता है, ठीक, इनका जो क्षेत्र होता है वो एक्चुअली में यहाँ तक होता है। ऐसा तो नहीं है कि ये जहां पे स्थित है उसी के नीचे हो, ऐसा तो नहीं है, नीचे फैलाव होता है इनका इस प्रकार से, और इसके ऊपर क्या होते हैं, महासागर स्थित होते हैं, इनका फैलाव ऐसा होता है। और अधोस्थल क्या है कि इनका संवहन धारा क्या हो रही है, निरंतर। और अधोस्थल जो सिद्धांत दिया था वो एक्चुअली में हैरी हेस ने दिया था 1961 में। 1961 में हैरी हेस थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और ये जो सिद्धांत था एक्चुअली में देखा जाए तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग पे आधारित था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये जो चट्टाने हैं, यहाँ की जो चट्टाने हैं, ये चट्टानों की जानकारी उन्होंने कंप्लीट की, और ये चट्टानों की उनकी जब जानकारी की तो ये लगभग देखा जाए तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व चट्टानें पाई गई। यानी कि यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टान, जब हैरी हेस ने जानकारी की रेडियोमेट्रिक से, एक प्रणाली है, एक पद्धति है, ये तकनीक है जिसके माध्यम से ये चट्टानों का पता लगाया जाता है उनकी एज क्या है। तो ये लगभग चट्टानें हैं, देखा होगा अपने, ये जो चट्टानें यूरोप की चट्टानें हैं, या नीचे की आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका और या अफ्रीका की देखोगे, तो ये जो चट्टानें नीचे की देखने को मिलती हैं एक्चुअली में वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो ये भी इधर क्षेत्र देखा जाए तो ये भी 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। इससे ये जानकारी मिलती है कि ये चट्टानें और ये चट्टानें एक समान एक हिस्से में पहले रही होंगी। तो ये भी जो थ्योरी है एक्चुअली में ये सागरीय अधोस्थल है, ये प्रॉपर दर्शाती है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है नीचे, ये क्या है क्षेत्र, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जाने का कारण तो संवहन है, दूर जाने का कारण तो संवहन है। लेकिन अधोस्थल का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, नीचे सतह बन रही है, नीचे क्या बन रही है, सतह बन रही है। तो सतह बनने की वजह से यहाँ की जो नीचे की प्लेटें हैं, यहाँ की जो नीचे की प्लेटें हैं वो भी क्या है कि उनमें आगे हम क्रिया भी बताएंगे, तो वो भी एक दूसरे से नीचे से दूर जा रही, दूर जा रही। तो यहाँ के जब पदार्थ दूर जाएंगे तो नीचे वाला पदार्थ तो बनेगा। तो यहाँ पर आपने कटक नाम सुना होगा, जो कटक बनता है एसनुमा, जो अटलांटिक महासागर में है, वो एक्चुअली इसी से ही बनता है। वो आगे हम अभी आपको डिस्कस करेंगे किस प्रकार से बनता है। चलिए, तो सागरीय अधोस्थल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, संवहनी धारा के बारे में समझ में आ गया होगा। सागरीय अधोस्थल तो हम आगे जो समतल है पूरा उसके बारे में आगे हम कल क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटें आपने देखा संवहन जो क्षेत्र होता है, दुर्बलता ऊपर उस पर डिपेंड होती है। वैसे प्लेट का जो नाम दिया था वो टूडो बिल्सन ने दिया था। जो टूडो बिल्सन थे, उन्होंने सबसे प्लेट का नाम दिया था कि प्लेट एक्चुअली में क्या होती हैं, ठीक। और प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत था वो लगभग तीन वैज्ञानिक थे, यानी कि तीन विद्वान थे, उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्लेट टेक्टोनिक। उसमें मैंने आपको मॉर्गन बताया, उसी में आपको मैंने पार्कर बताया और मैकेंजी बताया, इनका मैंने आपको नाम बताया। तो ये क्या है, इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विवरण दिया था, स्पष्ट किया था। चलिए, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होती हैं, कैसे क्या काम करती हैं, और इनको हम समझते हैं थोड़ा। जैसा कि हम समझ रहे थे कि एक्चुअली में प्लेटें क्या होती हैं, तो अब हम समझते हैं इनकी संवहन धारा के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार से प्रवाहित करती हैं। तो आपको मैंने प्रॉपर बता दिया था कि ये जैसे कि है, राइट। तो यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, प्लेटें स्थित हैं, यहाँ पे क्या है, प्लेटें यहाँ पे स्थित हैं। तो ये क्या कर रही हैं, इनके अंदर मोशन है वो तीन प्रकार से होता है। या तो ये प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, या तो ये आस पास आती हैं,
या तो ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और यही प्लेटें आपस में ऐसे घर्षण भी कर लेती हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन का क्लियर नहीं होती है। यही तो इसकी भी आलोचना होती है, ऐसी बात नहीं, अभी हम आलोचना में बताएंगे। क्योंकि ये जो धारा ये प्रभावित एक मतलब एक दूसरे से और गति करती हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उनकी दिशा निश्चित है कि नहीं। तो उनकी दिशा निश्चित ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेट है हो सकता है कि इधर आ जाए, हो सकता है ये इधर आ जाए, हो सकता है ये इधर आ जाए। तो पृथ्वी में उसकी संरचनात्मक एवं विनाशात्मक क्रिया कब कहां पे हो जाए इसका कोई क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेटें पता नहीं कहां से कहां किधर प्रभावित होने लगे, किधर वो संचरित करने लगे, संवहन करने लगे, जिसके माध्यम से कहीं भी विनाशात्मक या संरचनात्मक क्रियाएं हो सकती हैं। तो अब हम समझते हैं, देखो। तो जैसे कि वो जो प्लेटें होती हैं वो एक्चुअली में तीन प्रकार की क्रिया करती हैं। जैसे एक करती है अभिसारी, यानी कि अभिसारी गति, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मोशन, अभिसारी गति। दूसरी है इसमें अपसारी गति, और तीसरी है संरक्षी गति। अब समझो, देखो क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो अभिसारी गति है, अभिसारी गति में देखा जाए कि जो दो प्लेटें होती हैं, देखो अभिसारी गति में अगर बात करें, जैसे दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, राइट। तो ये प्लेटें पास पास आती हैं, ये प्लेटें पास पास आती हैं, तो कौन सी क्रिया होती है। जैसे कि हो सकता है ये महाद्वीप हो, ये भी महाद्वीप हो सकता है ये महाद्वीप हो, ये महासागरी हो सकता है ये महासागरी और ये महासागरी हो। यानी कि दो प्लेटें होती हैं, एक होती है महाद्वीपी, एक होती है महासागरी, क्योंकि दो प्लेटें ही हैं। तो इनके बीच जो मोशन है, अभिसारी का जो मोशन है, कन्वर्जेंट का जो मोशन है, वो तीन प्रकार से होता है। जैसे कि एक तो महाद्वीप, वैसे अभिसारी जो गति है उसमें तीन प्लेटें होती हैं, वो अभिसारी गति करती हैं। तो वो तीन प्रकार से देखो देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक तो हो सकती है महाद्वीपीय प्लेट, और ये भी महाद्वीपीय हो सकती है। अब ये जब पास पास आते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, कौन से क्या मतलब निर्माण होता है या कुछ विनाशात्मक घटनाएं होती हैं देखने को मिलेगी। और एक समय ऐसा होता है कि ये जो महाद्वीप है ये महासागरी हो सकती है, और ये महासागरी दोनों हो सकती हैं। तो इस बेस पर ये जो प्लेटें होती हैं अपसारी गति कहते हैं। जबकि अपसारी गति क्या होती है, अपसारी गति इसके विपरीत होती है। यानी कि ये महाद्वीपी है तो ये इस प्रकार से चलती हैं, ठीक। और ये महासागरी, ये महाद्वीपी हो सकती है, तो ये भी मतलब इसके अपोजिट ले लो, अपसारी के अपोजिट ही अपसारी गति है। जबकि संरक्षी जो गति है वो साथ साथ यानी कि समांतर, यानी कि साथ साथ इस प्रकार से चलती हैं। तो इसमें महाद्वीपी महासागरी हो सकती है, महाद्वीपी हो सकती है, महासागरी महासागरी हो सकती है, लेकिन ये आमने सामने नहीं हो सकती, ये इस प्रकार से घर्षण कर लेती हैं। मतलब कि आपस में मतलब एक रगड़न से चलती हैं, तो यहाँ पे बहुत इतना घर्षण उत्पन्न होता है जिससे यहाँ चटकन महसूस हो सकती है। तो इन प्लेटों के प्रभाव कारण भूकंप या ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं या घटनाएं देखने को मिल जाती हैं उसकी वजह से भी। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके पर्वतों के निर्माण पे या संरचनात्मक विनाशनात्मक के आधार पर हम इन प्लेटों की गतियों को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति क्या होती है? तो अभिसारी गति में जैसा आप देखते हो कि ये क्या है, एक महाद्वीपी है और ये है एक महाद्वीपी, ठीक। ये क्या है, महाद्वीपी है, महासागरी है, राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज और जान लो, इन गतियों के पहले समझने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। पहले हम प्लेटें समझते हैं कि प्लेटें बृहद प्लेटें भी होती हैं, जिसमें आपने देखा हो महासागरी प्लेट, आपने जो प्रशांत प्लेट है, जैसे कुछ बृहद प्लेटें भी होती हैं, कुछ लघु प्लेटें होती हैं, कुछ सूक्ष्म प्लेटें भी होती हैं। तो प्लेटों के आधार पर भी इनको हम तीन प्रकार से बांटते हैं। देखो, जैसे प्रशांत परी प्लेट जो है, प्रशांत परी प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट है, महासागरी प्लेट है, और इसकी ये देखा जाए तो 103 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है, 103 लाख वर्ग किलोमीटर में।
जबकि इससे छोटी प्लेट क्या होती है, इससे छोटी प्लेट अगर देखा जाए तो इससे जो छोटी वाली प्लेट है उसका नाम है अफ्रीकन प्लेट। क्या है? अफ्रीकन प्लेट। ठीक, अफ्रीकन प्लेट। तीसरी प्लेट आप देखेंगे अंटार्कटिक प्लेट। जो यहाँ का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा है, ये अंटार्कटिक प्लेट का है। यहाँ थोड़ा समझिए, देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्या है? पूरा महासागर है, प्रशांत। तो ये पूरी प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट है। तो ये प्लेट किसकी है? ये है प्रशांत परिप्लेट। इसके बाद अफ्रीकन प्लेट आपने देखा हो, अफ्रीका जो यहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीकन प्लेट। यहाँ यूरेशियन प्लेट, राइट। यूरेशियन में आप यूरोप और एशिया प्लेट ले सकते हो। यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। तो एक इनकी हम अमेरिकन प्लेट ले लेते हैं, पूरा एक अमेरिकन प्लेट। तो आप यहाँ लिख सकते हो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक प्लेट। और जस्ट आप लिखोगे इसी में अमेरिकन प्लेट। ये बड़ी प्लेट है अमेरिकन प्लेट। तो अमेरिकन प्लेट को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे उत्तरी और दक्षिणी। ठीक। पांचवी अगर प्लेट की बात की जाए तो यूरेशियन प्लेट है। आप यूरेशियन प्लेट देख लो। ओके। और सबसे जो मतलब बृहद प्लेट के अंतर्गत जो सबसे छोटी प्लेट है, इसे बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन का जो क्षेत्र है, जो उससे जो निर्मित है, उसके नीचे जो प्लेट है उसे बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जबकि ऊपर की जो प्लेट होती है उसे यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, उत्तरी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। और ये जो है लगभग में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये देखा जाए तो 47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जबकि प्रशांत जो परिप्लेट है वो 103 लाख में है। तो जो प्लेटें हैं, बृहत में प्लेटें आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, और इससे भी छोटी भी होती हैं, जैसे लघु प्लेटें हैं। तो लघु प्लेटों का थोड़ा और समझते हैं। लघु प्लेटों में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, इधर की आप प्लेट देखोगे, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फूका है, यानी कि ज्वांडे फूका, इसका नाम देते हैं ज्वांडे फूका। ये क्या है? लघु प्लेट है। ये क्या है? नाजका प्लेट है। ठीक, नाजका प्लेट देख लो। नीचे आ जाओ, स्कॉटिया प्लेट। ये वाला जो क्षेत्र देखोगे यहाँ पर, ये है स्कॉटिया प्लेट। ये स्कॉटिया प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है, कैरिबियन प्लेट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक, इधर आपको देखने को मिल जाएगी फिलीपींस। इधर आप फिलीपींस देख लो, फिलीपींस प्लेट है। ओके। और ऊपर देखोगे यहाँ पे, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा अरेबियन प्लेट, जो अरब क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप वाले जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, अरब अरेबियन प्लेट। तो ये क्या है? ऐसे छोटे छोटे ये भी प्लेटें देखने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो प्लेटें हैं ये लघु भी होती हैं, बृहत भी होती हैं। इसके बाद तीसरी भी होती हैं, जैसे कि तीसरी प्लेटें अगर आप देखेंगे तो ये सूक्ष्म प्लेटें होती हैं, या इसको हम माइक्रो प्लेट बोलते हैं, माइक्रो प्लेटें। ये तो बहुत सारी हैं, जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे आप देखेंगे मेडागास्कर का जो क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ मेडागास्कर का है तो यहाँ भी प्लेट मिल जाएगी। सेशेल्स है तो यहाँ भी है। यूरेनियम है, ठीक, यूरेनियन है यहाँ पे, राइट। ठीक, कोमोसोम है। और आप देखोगे तो ऐसे जो द्वीप है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लेट ये देखने को मिलती है। ये जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा आइसलैंड, ग्रीनलैंड है, यहाँ भी प्लेटें मिल जाती हैं। फिलीपींस में छोटे छोटे और द्वीप देखने को मिलेंगे, यहाँ भी प्लेटें मिल जाती हैं। माइक्रो है वो, राइट। इसके बाद इधर आप देखेंगे जो हवाई द्वीप है, राइट, जो अमेरिका का देखोगे यहाँ पर, यहाँ भी प्लेट मिल जाएगी।
ओके, तो ऐसी बहुत सारी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर वाले क्षेत्रों में भी छोटी छोटी प्लेटें मिल जाती हैं। तो ये क्या है, सूक्ष्म माइक्रो प्लेट है, ये तो बहुत सारी हैं, इनकी कोई गिनती थोड़ी ना है, बहुत सारी प्लेटें हैं। तो आप इन दो को आप जैसे सैंडविच नाम आप ले सकते हो, राइट, ऐसी जो प्लेटें हैं। तो जैसे कि बृहद प्लेटें हुई, लघु प्लेटें हुई, राइट, जैसे ये लघु प्लेटें हैं, और उसके बाद सूक्ष्म प्लेटें हैं। तो ये तीन प्लेटों को कैटेगराइज के रूप में इसको वर्गीकृत करते हैं। अब हम इनके समझते हैं कि इनके अंतर्गत जो कंडीशन होती है, इन इन जो प्लेटें होती हैं, ये सभी कहाँ स्थित हैं, ये एक्चुअली में स्थित कहाँ है, ये है लिथोस्फीयर के क्षेत्र में है, और किसके ऊपर है, दुर्बलता मंडल के ऊपर है, इसे हम प्लास्टिक क्षेत्र बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है, संबंध धाराएं होती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ रहता है वहां पे। तो जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे से दूसरी जगह में क्या करती हैं, ये मोशन करती हैं। तो मोशन के आधार पर यही प्लेटें तीन प्रकार की गति करती हैं, इसमें अपसारी है, अपसारी है और समोच्चीय है। तो हम अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हमने प्लेटों को समझ लिया, कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, कैसी होती हैं, आकार के आधार पर प्लेटों को समझा, बृहद प्लेटें हैं, राइट, ये आकार क्षेत्रफल के आधार पर प्लेटों को मैंने समझ लिया। अब हम इनको समझते हैं गति के आधार पर, इनके बीच कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो पहली आती है अवसारी गति। अवसारी गति, ओके, चलिए देखो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, या तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो अवसारी जो गति है, इसको अब हम प्लेटों की जो गति है, प्लेटों की गति है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए।